आज हम रैखिक बीजावली में चैप्टर नंबर 1 सदिश समष्टियाँ शुरू कर रहे हैं, जिसके अनुसार सबसे पहले v एक सदिश को व्यक्त करेगा और इसमें हम f का उपयोग करेंगे जो एक अदिश को व्यक्त करेगा, जहाँ f एक क्षेत्र है। क्षेत्र हमारे पास रिंग थ्योरी के अंदर या वलय सिद्धांत के अंदर हमने एक टॉपिक किया था जिसमें f प्लस गुणा एक क्षेत्र कहलाता है, यदि f प्लस के लिए और f गुणा के लिए हमारे पास एक आबेली समूह बन जाए। इन दोनों पर परिभाषित v ऑफ f में स्टार और o कोई दो संक्रियाएं, इसमें स्टार जो है उसे आंतरिक संक्रिया कहते हैं, जिसके अनुसार अगर हम दो अवयव v के लेके चलते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी v का प्राप्त होगा, और o को हम बाह्य संक्रिया कहते हैं। इसके अनुसार v का अगर f के साथ यानी एक अवयव v का और एक अवयव f का लेने पर संक्रिया लगाने पर रिजल्ट हमेशा v का एलिमेंट प्राप्त होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अल्फा स्टार बीटा का जो मान है वो बिलोंग करेगा v से, और यहाँ पर a o अल्फा या अल्फा o a का जो मान आएगा वो बिलोंग करेगा v से। तो इस o और स्टार को हम आंतरिक संक्रिया और o को हम बाह्य संक्रिया कहते हैं। इस आंतरिक संक्रिया और बाह्य संक्रिया के लिए सदिश समष्टि की परिभाषा है कि अगर हम प्लस और गुणा को परिभाषित कर लें, गुणा की जगह हम डॉट ले लेते हैं, तो उस स्थिति में यह बीजगणित हमारे पास या हमारे पास बीजीय संरचना v ऑफ f प्लस डॉट सदिश समष्टि कहलाती है, यदि इसके अंदर हमारे पास पहली कंडीशन है कि v प्लस जो है वो आबेली ग्रुप बने। आबेली ग्रुप का मतलब, पहली कंडीशन थी इसमें कि v प्लस के लिए साहचर्य, दूसरी कंडीशन थी v प्लस के लिए तत्समक, तीसरी कंडीशन थी v प्लस के लिए प्रतिलोम, और चौथी कंडीशन थी v प्लस के लिए क्रम विनिमयता। ये चारों नियम पालन करता हो। दूसरी कंडीशन इसमें, इसको अगर v1 और इसको v2 लेके चलें तो दूसरी कंडीशन है कि अदिश का सदिश योग पर बंटनता नियम लागू होना चाहिए। सदिश योग पर बंटनता गुणधर्म लागू होना चाहिए। इसके अनुसार एक अवयव अदिश राशि f और दो एलिमेंट v के लेने पर a इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा के। तीसरी कंडीशन इसमें कि अदिश योग पर सदिश गुणन बंटनता नियम लागू करना चाहिए, अर्थात a प्लस बी का इंटू अल्फा के साथ a इंटू अल्फा प्लस b इंटू अल्फा के बराबर आना चाहिए। चौथी कंडीशन इसमें कि अदिश गुणन पर सदिश साहचर्यता होनी चाहिए,
अर्थात ए बी इंटू अल्फा बराबर आना चाहिए हमारे पास ए इंटू बी डॉट अल्फा के। और पांचवी कंडीशन है इसमें V5 जिसको कहते हैं हम, तो एक एलिमेंट 1 का अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो अल्फा आना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V के लिए। अगर ये 5 डेफिनेशन क्लियर होती हैं या V जो है समुच्चय V प्लस और डॉट के लिए इन 5 कंडीशन को वेरीफाई करता है तो उसे सदिश समष्टि कहते हैं, अन्यथा सदिश समष्टि नहीं है। परिभाषा लिख लीजिए। इसमें जो वेक्टर स्पेस के या सदिश समष्टि की जो परिभाषा है उसके अनुसार आबेली ग्रुप होना चाहिए और ये सब नियम लागू होने चाहिए। तो आबेली ग्रुप का मतलब V के अंदर शून्य अवयव जरूर होगा, प्रतिलोम जरूर होगा, तत्समक भी होगा। ये जो तत्समक है वो पहली संक्रिया के लिए विद्यमान होगा। वैसे योग के लिए तत्समक को 0 से लिखते हैं, वो शून्य अवयव होगा। अगर शून्य अवयव होगा तो V का शून्य अवयव हम 0 डैश से लिखा करेंगे भी। 0 डैश का मतलब V का शून्य अवयव है और सिंपल 0 का मतलब होगा कि वो F का शून्य अवयव है। क्षेत्र का शून्य अवयव हम 0 से और सदिश का शून्य अवयव जो होगा या V का शून्य अवयव 0 डैश से लिखेंगे। दोनों में अंतर करेंगे। किताब में इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। वो क्या कर रहे हैं कि V में जो 0 होती है उसको डार्क कर देते हैं और F का जो 0 होगा उसको लाइट कलर में लिखेंगे। अपने ऐसा कर नहीं सकते लिखते हुए, एक को बार बार 0 को डार्क करें और एक 0 को हल्का करें। इससे अच्छा 0 डैश और 0 से व्यक्त कर लिया करेंगे। दूसरा, इसकी जो सदिश समष्टि है उसमें कुछ अलग अलग परिभाषाएं हमारे पास आ जाएंगी। अगर F जो है, F यानी क्षेत्र, वास्तविक संख्या बन जाए R, तो इसको वास्तविक सदिश समष्टि कह देंगे। वास्तविक सदिश समष्टि। रियल हमारे पास वेक्टर स्पेस कहते हैं। अगर F जो है वो C कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए तो इसको सम्मिश्र सदिश समष्टि कहते हैं। और अगर F जो है वो Q बन जाए, Q मतलब रेशनल नंबर, तो इसको रेशनल वेक्टर स्पेस या परिमेय सदिश समष्टि कहते हैं। अगर F 3D के रूप में प्राप्त हो जाए A B C तो उसको त्रिविमीय सदिश समष्टि कहते हैं। तो ये F जो क्षेत्र हमने परिभाषित किया है उस क्षेत्र पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सदिश समष्टि है। अगर हमारे पास F वास्तविक संख्या लेके चलेंगे तो वास्तविक सदिश समष्टि, सम्मिश्र संख्या लेके चलेंगे तो सदिश हमारे पास सदिश समष्टि, सम्मिश्र सदिश समष्टि, और अगर परिमेय संख्या लेके चलेंगे तो परिमेय सदिश समष्टि के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। उसके बाद में एक थ्योरम है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। कोई भी क्षेत्र अगर परिभाषित कर दिया जाए तो उसका उप क्षेत्र यानी क्षेत्र के ही अवयवों को लेकर बनाया गया एक नया क्षेत्र जो उन संक्रियाओं पर क्षेत्र की परिभाषा को परिभाषित करता है। हमें यह सिद्ध करना है कि क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर एक सदिश समष्टि होता है। सदिश समष्टि का मतलब ये सारी के सारी कंडीशंस को वेरीफाई करेगा। प्रूफ में माना F क्षेत्र है तथा H उप क्षेत्र है। हमें सिद्ध करना है कि f ऑफ h सदिश समष्टि है।
एफ ऑफ एच में योग और गुणा हम संक्रिया ले लेते हैं। इन संक्रियाओं के लिए योग जो होगा वो हमेशा द्विधारी संक्रिया होने के कारण सदिश योग के लिए हमारे पास, और डॉट जो होगा वो अदिश गुणा के लिए हमारे पास परिभाषित किया जाएगा। अब यहाँ पे f जो होगा वो सदिश कहलाएगा और h जो होगा वो एक अदिश राशि। f के अवयव जो भी लेके चलेंगे वो सदिश होंगे और h के जो भी अवयव लेके चलेंगे उनको हम अदिश राशि बोलेंगे। हमें ये चेक करना है क्या ये एक सदिश समष्टि है या नहीं है, अर्थात क्या ये एक सदिश समष्टि के नियम का पालन करता है या नहीं करता। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास, अगर सदिश समष्टि है तो f प्लस जो है वो क्या बनना चाहिए, आबेली ग्रुप। हमें पता है कि f क्षेत्र है और क्षेत्र की परिभाषा ये थी कि उसमें f प्लस जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, आबेली ग्रुप बनता है। अगर आबेली ग्रुप बनता है तो इसका मतलब पहली कंडीशन ये वेरीफाई करता है। हमें पहली कंडीशन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि f एक क्षेत्र था और क्षेत्र की पहली परिभाषा ये थी कि f के साथ प्लस एक आबेली ग्रुप होना चाहिए, f के साथ गुणा भी एक आबेली ग्रुप होना चाहिए, तभी क्षेत्र परिभाषित था। हमने सिर्फ प्लस के लिए हमारे पास नियम था इसलिए प्लस का नियम हमने ले लिया उसमें से। दूसरी कंडीशन बंटनता नियम था। हम एक अवयव लेके चलते हैं h का, दो अवयव लेके चलते हैं अल्फा और बीटा किसके, f के। हम a इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। हमें पता है कि f और h के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे किसके अवयव हैं, h के सारे अवयव किसके हैं, f के अवयव विद्यमान है। h जो है वो सबसेट है f का, अगर h सबसेट है f का तो a जो होगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, और अगर a f का एलिमेंट है तो f क्षेत्र होने के कारण इसमें बंटनता का नियम लागू होता है। हमारे पास क्षेत्र की तीसरी कंडीशन जो थी वो ये थी कि किसी भी अवयव में योग गुणा पर बंटनता नियम लागू होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि a इंटू अल्फा प्लस बीटा को हम a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा लिख सकते हैं, जो सदिश समष्टि की दूसरी शर्त का पालन कर रही है। उसके बाद में आएगा थर्ड कंडीशन। तीसरी शर्त क्या थी इसकी, कि दो अवयव लेके चलेंगे हम h के, एक अवयव लेके चलेंगे f का। अगर ये दोनों अवयव h के हैं तो दोनों अवयव f में भी तो होंगे क्योंकि h सबसेट है f का, और अगर ये दोनों अवयव f में है तो a प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल्स टू a इंटू अल्फा प्लस b इंटू अल्फा आएगा, क्योंकि f एक क्षेत्र है और क्षेत्र में बंटनता नियम लागू होता है। f3 कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई होती है। चौथी कंडीशन साचर्यता को करेंगे, ए बी एच के अवयव अल्फा f का अवयव लेके चलेंगे। अगेन सेम कंडीशन की ए बी जो हो गए वो f के भी अवयव होंगे। उस स्थिति में ए बी इंटू अल्फा करने पर a इंटू बी अल्फा के बराबर आएगा। f में गुणन साचर्यता विद्यमान है। और लास्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, V5 एक जो है वो h का अवयव है और अल्फा जो है वो f का अवयव है, तो एक इंटू अल्फा अल्फा के बराबर आएगा जो कि f का एलिमेंट बनेगा। अतः f ऑफ h सदिश समष्टि है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर परिभाषित कर दिया जाए तो वह हमेशा एक सदिश समष्टि होगी। C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय सम्मिश्र संख्याओं पर, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र अपना उपक्षेत्र जरूर होता है, प्रत्येक क्षेत्र का उपक्षेत्र खुद समय जरूर बनता है एक, जिसे हम तुच्छ या विषम उपक्षेत्र कहते थे। तो ये C एक क्षेत्र को परिभाषित करता है, तो उस स्थिति में C ऑफ C, R ऑफ R और Q ऑफ Q ये सभी सदिश समष्टियों को परिभाषित करेंगे।
अगर आर ऑफ क्यू को परिभाषित करेंगे तो भी सदिश समष्टि बनेगी। आर ऑफ क्यू का मतलब क्या है? आर एक क्षेत्र है, क्यू भी एक क्षेत्र है। अगर आर और क्यू दोनों क्षेत्र हैं तो आर ऑफ क्यू का मतलब हो गया कि क्षेत्र का अपने उपक्षेत्र पर और क्षेत्र का अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि होती है। हम अभी अभी सिद्ध कर चुके हैं। तो आर ऑफ क्यू जो बनेगा वो भी एक सदिश समष्टि बनेगी, लेकिन क्यू ऑफ आर सदिश समष्टि नहीं हो सकती। क्यू ऑफ आर का मतलब क्या हो गया? एक उपक्षेत्र पर क्षेत्र जो है, यानी उपक्षेत्र को लेने पर क्षेत्र पर सदिश समष्टि नहीं बन सकती, उल्टा नहीं हो सकता इसका नियम। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र F के अवयवों का n क्रमित तुपलों के समुच्चय। इसका अर्थ ये हो गया कि F के n अवयवों को लेकर हम एक अवयव बना रहे हैं जो Fn का अवयव बनेगा। Fn में हमारे पास जो अवयव आएंगे, मान लो अल्फा, बीटा और गामा, इस प्रकार से एलिमेंट्स आते हैं। तो अल्फा जो है वो A1, A2 अप टू AN और बीटा जो है वो B1, B2 अप टू BN से व्यक्त होता है, जहाँ A1, B1, A2, B2 और AN, BN जो है वो हमारे पास क्रमित तुपलों को व्यक्त करता है। क्रमित तुपल का मतलब है हमारे पास ये जो समुच्चय बन रहा है n समुच्चय, अगर ये युग्म के रूप में लेंगे तो A1, A2, अगर त्रिविम में लेके चलेंगे तो A1, A2, A3 और n क्रमित तुपल का मतलब है कि n अवयवों का एक समुच्चय बनाया हमने। अल्फा जो एक अवयव है वो इन n अवयवों से मिलकर बना है Fn का, दूसरा अवयव दूसरे n अवयवों से, तीसरा अवयव तीसरे अन्य कोई भी n अवयवों से मिलकर बना हुआ है। आई बात समझ में? अब हमें यह सिद्ध करना है कि Fn ऑफ F जो है वो सदिश समष्टि है, सिंपल योग और गुणा के लिए। सदिश योग यानी सदिश समष्टि सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो इसमें जोड़ होगा, अल्फा और बीटा का जोड़ करने पर, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ करेंगे तो जो पहला एलिमेंट है वो पहले में जुड़ जाता है, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 एंड सो ऑन। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो भी n क्रमित तुपल में बनेगा। इसका मतलब जो जोड़ बन रहा है वो भी Fn का अवयव बन रहा है। और अगर एक अवयव F का और दूसरा अवयव हम Fn का लेके चलेंगे तो इसका जो गुणन होगा A1, A2 अप टू AN तक का गुणा करेंगे तो ये जो अवयव प्राप्त होगा AA1, AA2, AAN के रूप में प्राप्त होगा, जो अगेन Fn का ही अवयव बनता है। अर्थात जो योग और गुणन है वो हमारे पास संवृतता का नियम पालन करते हैं। ये आंतरिक संक्रिया और ये बाह्य संक्रिया को परिभाषित करता है। आंतरिक और बाह्य संक्रिया की परिभाषा यही बताई थी कि अगर आंतरिक संक्रिया है तो सदिश के दो अवयव लेकर उनका जोड़ करने पर या उनमें संक्रिया लगाने पर रिजल्ट उसी का अवयव आना चाहिए, और बाह्य संक्रिया में एक अवयव F का और दूसरा अवयव सदिश का लेकर उनका गुणा करने पर Fn का अवयव बनना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब हम इसमें जो सारी की सारी कंडीशन थी, पहली कंडीशन Fn प्लस में अबेली ग्रुप में सबसे पहले हम करेंगे V11 साचर्यता, Fn प्लस में साचर्यता में क्या कंडीशन होगी? अल्फा, बीटा, गामा तीन एलिमेंट लेके चलेंगे Fn के। अल्फा और बीटा परिभाषित किए हुए हैं, गामा को आप C1, C2 अप टू Cn ले लेना, और इसमें यह सिद्ध कर देना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल आएगा। कंडीशन आप खुद इसमें सेटिस्फाई करोगे। अल्फा प्लस बीटा इस प्रकार से लिखा जाएगा, उसके बाद में गामा जोड़ोगे तो A1 प्लस B1 प्लस C1 बनेगा, A2 प्लस B2 प्लस C2।
कुछ इसी प्रकार से इसमें भी जब हल करोगे तो पहले b1 प्लस c1 आ जाएगा और बाद में a1 जोड़ेंगे तो a1 प्लस b1 प्लस c1 तीनों कंडीशंस बन जाएंगी, दोनों इक्वल आ जाएंगे, साक्षरता का नियम पालन करता है। ये प्रूफ आप खुद करोगे। उसके बाद में v12 fn प्लस में तत्समक, हमें पता है कि अल्फा में 0 जोड़ेंगे तो अल्फा प्राप्त होगा। यहाँ 0 को हम 0,0,0 अप टू 0 n अवयवों तक लेके चलेंगे, ये इसमें विद्यमान होगा, इसलिए तत्समक भी कंडीशन को भी वेरीफाई करता है। तीसरी कंडीशन fn में प्लस में प्रतिलोमी, अगर प्रतिलोम करेंगे तो अल्फा में माइनस अल्फा जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। माइनस अल्फा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे -a1 -a2 अप टू -an। a1 a2 an f के अवयव थे तो -a1 -a2 -an भी f के ही अवयव रहेंगे। अगर f के अवयव रहेंगे तो ये जो एलिमेंट बन रहा है वो fn का अवयव बनेगा, अर्थात योज्य प्रतिलोम भी विद्यमान है। उसके बाद में 14 क्रमविन्मयता। क्रमविन्मयता में आप ये नियम प्रूफ करके देखेंगे जिसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा बराबर आ जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा ये रहा, जोड़ के लिए क्रमविन्मयता का नियम लागू होता है। इसको b1 प्लस a1 b2 प्लस a2 लिख सकते हैं। इसका मतलब बीटा प्लस अल्फा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर कंडीशन आएगी हमारे पास v2 अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, आप a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा के इक्वल प्रूफ कर देंगे। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 प्लस ab1 a2 प्लस ab2 बनेगा, और जब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो a अल्फा प्लस a बीटा के रूप में व्यक्त हो जाएगा। या LHS RHS को सॉल्व कर लेना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो 12 नंबर में बनता है सीधा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें। उसके बाद में थर्ड कंडीशन a प्लस बी के साथ अल्फा, ये बनेगा a प्लस बी इंटू a1 a प्लस बी इंटू a2, इसी तरह से ये चलते रहेंगे, जिसको हम a1 a2 अप टू और प्लस ba1 ba2 इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो पार्ट है वो a अल्फा और b अल्फा के इक्वल आएगा। इसका मतलब योग पर साक्षरता गुणन साक्षरता बंटनता नियम लागू होता है। चौथी कंडीशन a b इंटू अल्फा करेंगे तो a इंटू बी अल्फा के इक्वल, और पांचवी कंडीशन ये आप वेरीफाई कर लेना कि अल्फा के इक्वल आता है। पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इसका अर्थ होगा कि यह एक सदिश समष्टि है। पांचों नियम आप प्रूफ कर सकते हो, नॉर्मल कोई भी एग्जाम्पल लेते हुए इसको सिद्ध करके देख लेना, ठीक है। बाकी अपने कल कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स।